हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग यूनिट 3 RCC 1 का कर रहे हैं। RGPV के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस लिया है। IS 456 2000 हम लोग रिफ़र कर रहे हैं और आज मैं वीडियो बना रही हूँ 2 वे स्लैब पर। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 वे स्लैब होता क्या है और उसकी डिज़ाइन स्टेप्स क्या है। ठीक है, ये पूरा मैं IS कोड के अकॉर्डिंग बताऊँगी। इसमें कुछ कंडीशंस भी है जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो उस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से वैल्यू पुट अप करनी है ये भी मैंने इस क्वेश्चन में बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 वे स्लैब क्या होता है? पहली बात तो द स्लैब इन विच मेन रेनफोर्समेंट इज डिज़ाइन इन बोथ डायरेक्शन इज़ नोन एज 2 वे स्लैब। मतलब क्या कि 1 वे स्लैब हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। तो 1 वे स्लैब क्या होता है? जिसमें मेन रेनफोर्समेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, वो भी शॉर्टर स्पान के पैरेलल में। लेकिन 2 वे स्लैब में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम दोनों डायरेक्शन में यानी लॉन्गर और शॉर्टर स्पान दोनों डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको पहचानना कैसे है कि 2 वे स्लैब का क्वेश्चन है? तो आपको देखना है लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का रेशो जो होगा वो 2 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 से कम। अब डिज़ाइन स्टेप्स पे जाते हैं। तो डिज़ाइन स्टेप्स क्या है? आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप है आपका कि गिवन डाटा आप लिख लोगे, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। लाइव लोड दिया रहेगा, उसके बाद आपको डायमेंशन दिए रहेंगे रूम के, है ना। और आपको एक चीज़ और दी रहेगी, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन या फिर 2 एजेस डिसकंटिन्यूस या फिर ऑल द 4 एजेस डिसकंटिन्यूस, इस तरीके से कंडीशन दी रहेगी। तो कंडीशंस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो गिवन डाटा आप पहले लिख लोगे, उसके बाद कंडीशन लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान रेशो निकाल लोगे, तो वो रेशो 2 से कम होना चाहिए। अगर 2 से कम है यानी कि आपको 2 वे स्लैब के डिज़ाइन करना है। अब स्टेप नंबर 2, थिकनेस या फिर डेप्थ ऑफ स्लैब। थिकनेस भी बोलते हैं और डेप्थ भी बोलते हैं। तो 2 वे स्लैब के लिए आपको जाना है पेज नंबर 39 पर, वहाँ पर क्राइटेरिया आपको दे रखा है। पेज नंबर 39 हम लोग खोल लेते हैं इंग्लिश कोड में। देखिए 24 सॉलिड स्लैब, पेज नंबर 39 पर क्लॉज नंबर 24 दिख रहा है, सॉलिड स्लैब। तो इसमें आपको ये सेकेंड वाला पॉइंट देखना है। दिख रहा है सभी को सेकेंड वाला पॉइंट? क्लियर दिख रहा है? फॉर 2 वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पान्स अप टू 3.5 मीटर विथ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, द स्पान to overall depth ratio given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limit for loading class up to 3 kilonewton per meter cube. सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब मतलब इसने बोला क्या है इन शॉर्ट कि आपको L/D का रेशो लेना है। जैसे अपन 1 वे स्लैब में ले रहे थे पेज नंबर 37 से, वैसे ही आपको पेज नंबर 39 से 2 वे स्लैब के लिए लेना है। तो 2 वे स्लैब के लिए L/D का रेशो सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या हो जाएगा 35 और कंटिन्यूस के लिए क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली सपोर्टेड का डिज़ाइन देख रहे हैं और सिंपली सपोर्टेड के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। अगर कंटिन्यूस का क्वेश्चन आता है तो आपको बस 40 ले लेना है यहाँ पे 35 की जगह पे, बाकी पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर सिमिलर है। ओके, तो LX अपॉन D इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 0.8। अब ये 0.8 कहाँ से आया? तो देखिए इसके बाद एक लाइन भी लिखिए, ये लाइन दिख रही है सभी को। फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ ग्रेड 415 द वैल्यूज गिवन अबाउ शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 0.8। जैसे हम 1 वे स्लैब में हम मॉडिफिकेशन फैक्टर लेते थे ना 1.25, उसी तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको लेना है 0.8। अगर आप हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यानी कि 415 का स्टील यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, तो हम 415 ही लेते हैं, हमेशा अज्यूम कर लेते हैं 415। तो उसके लिए आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेप थी आपकी गिवन डाटा जिसमें आपको एक कंडीशन देखनी है। सेकंड स्टेप है आपकी थिकनेस। तो थिकनेस के लिए आपको जाना है पेज नंबर 39 पे, क्लास नंबर 24.1 का सेकंड पॉइंट। उसमें LX/D का रेशो है 35 इंटू 0.8। तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि LX तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में।
तो डी निकल जाएगा, फिर कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ आप निकाल लोगे, डी प्लस कवर, कवर आपको लेना है 20 से 50 mm का। ओके, अभी स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव स्पान इन बोथ डायरेक्शन। तो इफेक्टिव स्पान के लिए आपको कहाँ पे जाना है, पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2। ये सेम क्लॉज है जो वन वे स्लैब में यूज़ हुआ था, ठीक है। ये नीचे के साइड में दिया है, देखिए पेज नंबर 34 पे ये दिख रहा है कि सभी को, सिंपली सपोर्टेड बीम्स और स्लैब। तो यही क्लॉज आपको यूज़ करना है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ कि पहला तो वॉल थिकनेस प्लस डेप्थ ऑफ स्लैब, या फिर वॉल थिकनेस प्लस लेंथ प्लस डेप्थ, या फिर लेंथ प्लस वॉल थिकनेस, दो चीज़ें हैं, है ना। लेंथ प्लस वॉल थिकनेस या फिर लेंथ प्लस डेप्थ, दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपको यूज़ करना है। तो अब हम टू वे स्लैब में दोनों तरफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले, है ना, दोनों तरफ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी हमें स्पान निकालना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे अपन, एल एक्स प्लस वॉल थिकनेस, एल एक्स प्लस डेप्थ, दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो यूज़ करेंगे। वाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, एल वाई प्लस डेप्थ, एल वाई प्लस वॉल थिकनेस, दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो यूज़ करेंगे। ओके, अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 सेम है बिल्कुल, लोड कैलकुलेशन जैसा अपन वन वे स्लैब में करते थे। फर्स्ट आपको निकालना है डेड लोड, बी इंटू डी इंटू एल इंटू 25। फ्लोर फिनिश लोड आपको दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर लेना है, ठीक है। लाइव लोड आपको दिया रहेगा, कितना लेना है, टोटल लोड आ जाएगा तीनों को प्लस करके, डिज़ाइन लोड निकल जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितना लेना है 1.5। अब मोमेंट कैलकुलेशन, तो मोमेंट कैलकुलेशन के लिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों के लिए फॉर्मूलेज दिए हैं। तो फॉर्मूले कहाँ दिए, पेज नंबर 91 टेबल नंबर 26 में डाउन साइड में दिए। तो पेज नंबर 91 पे पहुँच जाते हैं अपन। देखिए ये रहा आपका पेज नंबर 91। तो ये डाउन साइड में आपको ये फॉर्मूले दिए, देखिए मैंने बॉक्स किया है। एम एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, एम वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई डब्ल्यू एल वाई का स्क्वायर। और यहाँ पर भी दिया है, देखो पेज नंबर 90 पर ये बॉक्स दिख रहा है, तो ये भी फॉर्मूले है ना, सेम फॉर्मूले है दोनों। तो यहाँ पर एम एक्स और एम वाई क्या है, तो वो मोमेंट्स है एल एक्स और एल वाई के लिए, ठीक है। अल्फ़ा आपका क्या है, तो अल्फ़ा कॉफिशिएंट है जो कि आप निकालोगे टेबल नंबर 26 से, ठीक है। ये जो टेबल नंबर 26 मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू आप उस टेबल से निकालोगे। डब्ल्यू क्या है आपका, ये डिज़ाइन लोड आपने जो अभी निकाला, सारी चीज़ें पता है आपको इसमें, है ना। तो अब अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई आपको कैसे लेना है, ये मेन चीज़ देखने की है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एल एक्स अपॉन एल वाई का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 5/4, जिसका मतलब क्या हुआ, जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1.25। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एल एक्स है 5 और एल वाई है 4, ठीक है। तो उसका जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 1.25। तो हमें टेबल नंबर 26 पे देखना है। ये देखिए यहाँ पर उसने लिख रखा है, दिख रहा है प्रॉपरली सभी को। शॉर्ट स्पान कोएफिशिएंट अल्फा एक्स, वैल्यूज ऑफ एल वाई अपॉन एल एक्स। लॉन्ग स्पान कोएफिशिएंट्स फॉर अल्फा वाई, वैल्यूज ऑफ एल वाई अपॉन एल एक्स, ठीक है। आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू दे रखी है, काय की वैल्यूज दे रखी है, अल्फा एक्स और अल्फा वाई की, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे अल्फा एक्स और अल्फा वाई, तो आप यहाँ से निकालोगे। अब देखिए आपको कुछ कंडीशंस दी रहेगी क्वेश्चन में, तो वो ये 9 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडीशंस जो आती है पेपर में, तो वो 4 होती है। कौन सी 4, तो मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट है तो 9th वाली, 3rd वाली और 4th वाली। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिख रखा है, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई आपकी कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पहली कंडीशन होगी एज पर द क्वेश्चन गिवन, मतलब क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कॉलम्स आर हेल्ड डाउन, कॉलम्स आर नॉट हेल्ड डाउन।
तो जब भी ये दोनों रहेगी तो आपको कौन सा पॉइंट लेना है, 9th वाला पॉइंट। 9th वाला पॉइंट क्या है आपका, 4 एजेस डिसकंटिन्यूस, पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पान। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो अब इसमें अल्फा एक्स की वैल्यू कैसे लोगे आप, देखिए अपना समझ लीजिए 1.25 आया, तो 1.2 और 1.3 के बीच में है 1.25। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों के बीच का अगर हम 9th वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की हमको एक अप्रॉक्स वैल्यू चूज़ करनी है। और वैसे ही अल्फ़ा वाई के लिए, तो अल्फ़ा वाई के लिए तो हमें एक ही वैल्यू लेनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये 9th पॉइंट आपका हो गया। अब उसके बाद की आपकी कंडीशन होगी, अगर डिसकंटिन्यूस ऑन 1 लॉन्ग एज एंड कंटिन्यूस ऑन अदर 3 एज। अगर ऐसा बोला कि एक एज पर डिसकंटिन्यूस है और अदर 3 पर कंटिन्यूस है, तो आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट लेना है। देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है, दिख रहा है सभी को थर्ड पॉइंट, 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, निगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूस एज, पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पान। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ध्यान में रखनी है आपको बस, 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो अब इसमें जो भी आपका रेशो आएगा उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा एक्स की वैल्यू लेनी है और यहाँ से आपको अल्फ़ा वाई की वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसी लाइन से लेनी है, लेकिन कौन सी लाइन से, ये थर्ड वाली लाइन से। अब फोर्थ कंडीशन है आपकी, कंटिन्यूस ओवर 2 एडजेसेंट एजेस। तो यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट दिख रहा है क्या, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस। तो फोर्थ वाले में से वैल्यूज़ आपको चूज़ करनी है। ठीक है, ये फोर्थ वाले में से वैल्यूज़ लेनी है। आ रहा है सबको प्रॉपर तरीके से समझ में? ऐसे देखिए, ये 9 सारे 9 के 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या, ये आपका टेबल नंबर 26 है, ये 9th पॉइंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9th पॉइंट है, जब आएगा कॉलम्स आर हेल्ड डाउन या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कॉलम्स आर नॉट हेल्ड डाउन, तो आपको 9th वाला पॉइंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। अगर आपको आएगा 1 लॉन्गेस्ट डिसकंटिन्यूस एंड अदर 3 कंटिन्यूस, तो आपको थर्ड पॉइंट लेना है। थर्ड पॉइंट में जो वैल्यूज़ है वो वाली वैल्यूज़ आपको लेनी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन की वैल्यू लेनी है, सेकेंड लाइन की वैल्यू नहीं लेनी है। फोर्थ पॉइंट है, अगर 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस, तो आपको फोर्थ पॉइंट कंसीडर करना है, इसकी वैल्यूज़ आपको सिलेक्ट करनी है। ये यहाँ तक के अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, अल्फ़ा वाई की लाइन है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई तो मिल गया है ना, तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप कर दो तो आपको मोमेंट मिल जाएगा, एम एक्स और एम वाई मिल गया। फिर आपको लिमिटिंग मोमेंट निकाल लेना है 0.138 एफ के बी डी स्क्वायर से। लिमिटिंग मोमेंट भी निकल गया, तो आपको चेक कर लेना है कि लिमिटिंग मोमेंट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है मतलब आपका आंसर सही है, सही कर रहे हो आप, आपका सेक्शन सेफ है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने देख ली। अब इसके बाद का क्या पॉइंट है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। AST निकालना है अपने को, है ना। तो AST अपन कैसे निकालते हैं, जैसे अपन निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, बस यहाँ पर अपने को x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों में निकालना है। तो x डायरेक्शन में जब निकालना रहेगा तो यहाँ पे MU कौन सा लेंगे अपन, x वाला, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। स्पेसिंग के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, स्पेसिंग के लिए चेक करने के लिए भी कंडीशन सेम रहेगी जो पेज नंबर 47 पे दी है। वैसे ही अपन AST निकाल लेंगे y डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर MU कौन सा लेना है अपने को, y डायरेक्शन वाला, y डायरेक्शन में जो मोमेंट निकाला है वो। स्पेसिंग सेम तरीके से निकालना है, चेक भी सही सेम तरीके से देना है स्पेसिंग के लिए। उसके बाद आपकी स्टेप है चेक फॉर शेयर, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है आपकी, चेक फॉर शेयर। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है 2 वे स्लैब के लिए, WU/Lx/2। ठीक है, WU/Lx/2। जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ याद रखना है, मतलब वो फॉर्मूला याद रखना है, उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कैसे भी याद रखो बट याद रखो।
उसके बाद चेक फॉर शियर करना है, तो ये तो आपको पता ही है पेज नंबर 72 पर, जैसा हम बीम में करते आए हैं, हम वन वे स्लैब में करते आए हैं, सेम प्रोसीजर है। टाउ वी निकालना है VU अपॉन BD, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है टेबल के अकॉर्डिंग, टाउ सी की वैल्यू निकालना है, टाउ सी मैक्स देखना है और बस करना है। अब लेकिन यहाँ पर एक लास्ट स्टेप है टॉर्शन रेनफोर्समेंट। टॉर्शन रेनफोर्समेंट मतलब क्या कि ये जो कॉर्नर्स में हम लोग ये सरिये प्रोवाइड करते हैं उसकी अच्छे से पैकिंग हो इसलिए, है ना। तो टॉर्शन रेनफोर्समेंट कैसे निकालते, तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन, तो ये एक मैश लाइक सेक्शन होता है, मैश हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया आपको दिया है पेज नंबर 90 पर D1.8, पेज नंबर 90 पर D1.8। देखिए ये वाला मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। टॉर्शन reinforcement shall be provided at any corner where the slab is simply supported on both edges meeting at the corner। जब स्लैब सिंपली सपोर्टेड होता है तो हम टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एनी कॉर्नर, मतलब चारों कॉर्नर्स पे। It shall consist of top placed parallel to the sides of slab and extending from the edges a minimum distance of 1/5 of the shorter span। उसने क्या बोला है कि वो कैसे प्लेस किया जाता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पान। मतलब क्या कि उसकी जो साइज़ है, साइज़ हम कैसे निकालेंगे, 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पान, जो आपका शॉर्टर स्पान है उसका 1/5 पोर्शन हमको लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ रही हूँ मैं, देखिए द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ दिस लेयर्स, दिख रहा है सभी को, The area of reinforcement in each of these 4 layers shall be 3/4 of the area required for maximum mid-span moment in the slab। जो आपका x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों का आपका AST निकाला आपने, तो दोनों में से जो मैक्सिमम AST आया उसका आपको 3/4 पोर्शन लेना है एरिया ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट के लिए। आई बात समझ में, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पान आपको साइज़ लेनी है, मतलब मैश का साइज़, ठीक है। मैश की साइज़ की बात हो रही है, तो मैश की साइज़ आप कैसे डिसाइड करोगे, शॉर्टर स्पान का 5th पार्ट लेना है, 1/5 पार्ट। और एरिया कैसे लोगे, तो जो आपका मैक्सिमम एरिया है आइदर x और आइदर y, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसका 3/4 पार्ट आपको लेना है एरिया फॉर टॉर्शन रेनफोर्समेंट। और स्पेसिंग का फॉर्मूला तो सेम ही है, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST इंटू B। ओके, तो इस तरीके से आपका स्लैब डिज़ाइन होगा। इसका जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।